नमस्कार आप लोगों को। मैं हूं सोनाली सिंह और हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि सेक्युलरिज्म क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष है वो क्या है। आज हम लोगों का जो चैप्टर का टाइटल है वो है कि संसद जो हम लोगों को क्यों चाहिए। संसद आखिर किस तरीके से लाया गया है हमारे देश में। आज हम लोग संसद पढ़ने वाले हैं कि संसद की क्या भूमिका है हमारे देश में और भारत देश में किस तरीके से लोग संसद में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने सांसद बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये भी हम लोग देखेंगे कि प्रतिनिधि के माध्यम से वो कैंडिडेट को चुन करके सांसद में भेजे जाते हैं और वो जो सांसद है वहाँ पे काम करते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, आज हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस करने करेंगे और उनका क्या काम होता है ये भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर लोग जो होते हैं वहाँ पे कौन कौन से लोग बैठते हैं, ये सभी बातों को आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को फ्रेंड्स। और जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग वो ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आगे समझने में आप लोगों को और सहूलियत हो। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वहाँ पे लोग खुद से शासन करते हैं, खुद से प्रतिनिधि भेजते हैं, खुद चुन करके वो प्रतिनिधि भेजते हैं और वो प्रतिनिधि जो है संसद में जा कर के हमारी बातों को वहाँ पे रखते हैं। क्योंकि सभी लोग संसद में अपना बात नहीं रख पाएंगे तो हम लोग सभी लोग मिल करके एक कैंडिडेट को चुनते हैं और वो कैंडिडेट जो है हमारा संसद में जाता है और हमारी बात को, हमारी समस्या को संसद में रखता है फ्रेंड्स। हम लोग पहले भी कक्षा 6 और कक्षा 7 के क्लास में जो है उसमें पढ़ चुके हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है, सरकार की जो सहभागिता है वो किस तरीके से, लोकतांत्रिक सरकार जो है उसमें नागरिक किस तरीके से सहमति है निभाती है, अपना किस तरीके से वो अपना सहभागिता भी देती है उसमें। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सम्मिलित है वो ये बताया गया है कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करती है जो इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति करती है कि सांसद के रूप में उसको मिलती है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संसद जो है हमारा नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में किस तरीके से वो हिस्सा लेती है और सरकार पर वो अंकुश रखने में भी मदद देती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व भी मानी जाती है। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में भी पढ़ चुके थे कि किस तरीके से लोग जो है पंचायत में लोग उसको चुन करके पंचायती राज व्यवस्था में लाते हैं। फिर उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना अपना प्रतिनिधि जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और वहाँ से चुन करके वो एक पार्टी जो मेजोरिटी में आती है वो पार्टी चुनती है और वो पार्टी जो मेजोरिटी में आती है फिर वो चुन करके हमारे पार्लियामेंट में मीन्स स्टेट लेवल पे परिषद में भेजती है और वो जो है फिर हमारे सभी लोगों को गवर्न करती है, फिर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चलाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है देख चुके हैं। अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं सांसद जो है ये सेंट्रल लेवल पे है। तो सेंट्रल लेवल पे हम लोग अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से लोकसभा में जो पीएम होते हैं फिर उनको चुनते हैं, कैबिनेट के द्वारा उनको चुना जाता है और फिर उनको संसद में भेजा जाता है और वो जो है वर्क करती है। और जो सांसद है वो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के द्वारा ही वहाँ पे कैबिनेट चुने जाते हैं और वहाँ पे चुन के भेजे जाते हैं फ्रेंड्स। इस पिक्चर को आप अच्छे से पहले देखिए यहाँ पे कि एक पिलर्स बनाया गया है जो कि विभिन्न जाति और विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं। यहाँ पे फीमेल भी है, कुछ मेल भी है, उन सभी के द्वारा इस पिलर्स को थामा गया है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए और उसके बाद में फिर इस पिक्चर को देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर में किस तरीके का दिखाया गया है, पाया दिया गया है इसमें और वहाँ पे क्या है कि लोगों के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जो यहाँ पे इस पिक्चर में जो दिखाया गया है ये जो है हम लोग चुनते हैं और ये चुन के भेजते हैं और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि जो जनता की जो भी परेशानियाँ हैं वो उनको वो सांसद में रखे और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन लोगों के ऊपर होती है, सांसद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें कही गई है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लोग जो होते हैं कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोग जो होते हैं वो फैसला किस तरीके से लेते हैं।
आखिर लोग क्यों फैसला लेते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आखिर हम लोग क्यों चुन करके भेजते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इतिहास का बैकग्राउंड को लिया गया है, इतिहास के बैकग्राउंड से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा संघर्ष किया था और बहुत ज़्यादा मुश्किल संघर्ष भी चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबके के जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था। अमीर, गरीब, मेल फीमेल, अमीर, जितने भी लोग थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी लोग मिल करके इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसमें भाग लिए थे। और वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार से भी प्रेरित थे। तो यहाँ पे जब औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे वो कब क्या कैसा रूल ले आए और लोगों को वो मतलब उनके प्रति जो है हमेशा डर बना हुआ रहता था उनके मन में कि ब्रिटिश सरकार जो है, गवर्नर जो है वो किस तरीके से रूल लाएगी। तो उससे पहले भारत क्या था, हम लोगों का गुलाम था, ब्रिटिश के जो राज चलते थे हमारे भारत में। भारत में जो है ब्रिटिश का शासन था और किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोगों को जो है फैसला लेने का अधिकार नहीं था। जो ब्रिटिश सरकार थे वही फैसला ले सकते थे, वही गवर्न कर सकते थे, वही रूल बना सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन वही करवा सकते थे। तो वो जो है ना खुद खुद बनाते थे नियम को, खुद जो है कानून को बनाते थे और लोगों उसको मानने के लिए बाध्य उनको होना पड़ता था। जो भारतीय लोग थे जो है, भारत के लोगों को वो कानून को मानना था और वो मानने के लिए बाध्य होते थे। भारत के जो लोग होते थे उस समय जो है, आप सोचिए कि ब्रिटिश जो कानून बनाएंगे वो किसके पक्ष में बनाएंगे। जो ब्रिटिश है उसी के पक्ष में बनाया जाएगा ना, इंडिया वालों के पक्ष में तो बनाया नहीं जाएगा। तो वो अपने हित के लिए बनाएंगे, हम लोगों के हित के लिए नहीं बनाएंगे। सभी समूहों में से एक हित को साधने के लिए कोई कानून बनता है तो वो बाकी समूहों को प्रेरित जरूर करते हैं। तो वही उसी को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश जो है अपने हित को साधने के लिए, अपने हित को मानने के लिए वो कानून लाते थे और हम सभी को पनिश करते थे, हरासमेंट किया जाता था। तो निश्चित तौर से जो है भारतीय लोगों को हरासमेंट किया जाता था। तो उस समय जो है ना भारत के लोगों जो है, भारत के जो लोग थे उस समय इसे ये सब चीज़ों को देख रहे थे और उस समय ऐसा वो निर्णय किया था कि हमारा भारत भी एक स्वतंत्र होना चाहिए। हम लोग खुद से इसको गवर्न कर सकेंगे, हम लोग खुद से इसको गवर्न करेंगे, हम लोग खुद से इसको बनाएंगे। सरकार जो होगी हम लोगों की खुद की होगी, क्योंकि उसमें जो थी बजट वगैरह जो पेश किया जाता था तो वो ब्रिटिश जो थे वही लोग सरकार लोग करते थे। इसमें जो है भारतीयों की कोई सहभागिता नहीं हुआ करती थी और ना ही भारतीयों से इनकी राय पूछी जाती थी। भारतीय लोग जो थे उसमें आलोचना भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला था वो बहुत लंबे समय तक चली थी। इसमें राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार के आलोचना करने लगे और मांग भी पेश करने लगे थे। यहाँ से जो है भारतीयों की अपनी सहभागिता शुरू होने लगी थी। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मीन्स जो लेजिस्लेटिव है उसमें जो है भारतीय लोगों के भी होनी चाहिए और जो बजट पेश किया जाएगा उसमें चर्चा पूछने का भी अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये एक तरीका का बताया गया। फिर उसके बाद में 1909 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया था, जिसमें कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे, कैबिनेट जो थे, वहाँ से मंजूरी कर दी गई थी कि भारतीय लोग भी जो है अब बजट पेश करने में, बजट में जो सवाल किया जाएगा उसमें और हर एक चीज़ में जो है भारतीयों को मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थे उसके अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ जो थी ये राष्ट्रवादी के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश सरकार के अंदर जो बनाया गया कानून था वो विधायिका जो थी वो ब्रिटिश थी, इंडिया के लोग नहीं थे। तो उसमें जो राष्ट्रवादी थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, उनके प्रश्न के कारण ही ऐसा बन पाया। लेकिन इनमें से सभी सदस्य जो थे वो वयस्क को ना तो वोट डालने का अधिकार था और ना ही खुलेआम निर्णय प्रक्रिया लेने का अधिकार था। तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होने जा रहा था तब उस समय सभी लोग, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न जन्म स्थान के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। महिलाएं जो थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। तभी उस समय जो ऐसा दिखाया गया था कि हमारा राष्ट्र जो हो वो कैसा हो और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाए। तो यहाँ पे संसद जो होता है वो, संसद जो है वो सबसे ऊँचे लेवल पे है। तो ये जो ऊंचा लेवल पे है तो इससे भी ऊंची क्या है, जुडिशियल है। तो जुडिशियल जो है सांसद पे लगाम लगा सकती है अगर कोई ये गलत बिल को पास करती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से
जिसमें कि फ्रेंड्स आप लोग देख चुके हैं कि जो औपनिवेशिक शासन था उस समय, उस अनुभव से और उस स्वतंत्रता संघर्ष के तरह तरह के लोग जो थे उसमें हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादी की जो विश्वास थे वो हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन के प्रभावित करने वाले फैसलों के हिस्से लेने की क्षमता रखते हैं। तो स्वतंत्रता मिलते ही एक भारत क्या है, देश बन गया। तो यहाँ पे भारत देश जो है वो नागरिक बनाने वाला देश बन गया। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरत है और मांगों के प्रति संवेदनशील रहेगा। स्वतंत्रता अपने संघर्ष के सपनों की और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। मीन्स जो 18 साल से ऊपर के हैं वो सभी लोग इसमें वोट दे सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। उसमें लिखा गया है लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि जो है, देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे लोगों का ही शासन होगा, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा। लोग जो ही है लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और लोग ही बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। लोगों के द्वारा ही शासन उसमें किया जाता है और लोगों की आस्था भी होती है। तो लोगों की हिस्सेदारी को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अपने प्रतिनिधि को जो है खुद से संसद में भेजते हैं और संसद जो है वहाँ पे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और आस्था का मतलब हो गया कि आप उस संसद में जो प्रतिनिधि मिल के काम कर रहे हैं, कोई कानून बना रहे, कोई नियम बना रहे, उसको देश में लागू किया जा रहा है। तो लोगों की आस्था है कि हाँ कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो हमारे हित में है, क्योंकि जो प्रतिनिधि जिस कानून को बना रही है वो किसने भेजा है, हमने ही भेजा है। इस तरीके से आप लोगों के हिस्सेदारी को, लोगों की आस्था को विषय में समझ सकते हैं। देखिए होता है क्या कि यहाँ पे जो भी जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है और हम लोगों ने 7वीं कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनता जो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चुनाव करने के बाद इस प्रतिनिधि का एक समूह में भेजा जाता है और संसद में भेजा जाता है। और फिर संसद में क्या होता है कि जाने के बाद कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो अलग अलग होते हैं और राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है। वही आधे से अधिक सीट पर वो जिनके कैंडिडेट जीतते हैं और वो सांसद बनाते हैं। तो इस तरह से सरकार बनती है। तो सरकार उसी का बनता है और शासन का जो है वो अपनी भूमिका अदा करता है। इसलिए इसको जो है और भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कितनी कितनी सीटें होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अभी आप इतना ही जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे कि संसद की जो भूमिका है वो किस तरीके से निभाई जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि है कि विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हम लोग क्लास 7th में ही देख चुके हैं। फिर राज्य, विधानसभा और सांसद, लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है। तो राज्यसभा जो होता है वो राज्य के लिए होता है और सांसद जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है जिसमें कि आपको बताना है कि कौन राज्य सरकार है और कौन सा केंद्र सरकार है। तो चीन के साथ जो शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए वो कौन रखता है, केंद्र सरकार रखती है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों की कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, ये कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी का चलाई जाएगी, कौन चलाएगा ये, तो ये स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। फिर 1000 रुपये का नोट छापा जाए, कौन करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आप देखेंगे कि सांसद की भूमिका क्या है। सांसद की भूमिका को देखने से पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्मात्री जो है वो संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, दूसरा लोकसभा होती है। तो राज्यसभा में जो कुल सीटें होती है 245 सदस्य होते हैं। उसमें देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करती है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू है। तो ये सब भी आप लोग मोटा मोटी अपने ध्यान में रखेंगे। तो सांसद की जो भूमिका है वो क्या है, आज़ादी के बाद ये गठित की गई भारतीय संसद जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक होगा। तो यहाँ पे आस्था का प्रतीक यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो लोग हैं उसकी किस तरीके से आस्था रखती है। तो जो लोग होते हैं उनको एक होप होता है, एक आशा होता है अपने
कैंडिडेट से, जो प्रतिनिधि को जो हम लोग चुन के भेजते हैं कि ये आगे जा कर के हमारा काम, हमारा गांव का जो डेवलप है वो काफ़ी अच्छा करेगा। डेवलप का मतलब ये हो गया कि नल बनाना, रोड बनाना, कहीं पे पानी अच्छा है आ रहा है या नहीं आ रहा है, साफ़ सुथरा है या नहीं, हॉस्पिटल मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है नहीं बना हुआ, हमारे राज्य में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, दवाई की सुविधाएं हैं या नहीं है, वो सब मुहैया कौन करवाएगा? तो हमारा जो प्रतिनिधि है वो संसद में जा कर के ये सब बातें रखेगी। तो जो संसद में मेजोरिटी वाली सरकार है वो तो सरकार बनाएगी ही, और इनसे सवाल जवाब कौन करेगा? तो जो अपोजिशन पार्टी है वो इसी सवाल जवाब करेंगे। तो हमारा संसद जो होता है वो बहुत ज़्यादा और संसद के पास जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति भी है, क्योंकि यहाँ पे जो देश के स्तर पर जो है, यहाँ पर देश के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर ये क्या करती है, एक निर्णय लेती है कि हमारा कानून कैसा बनेगा। ये पूरे देश के स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व भी करती है। लोकसभा में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में चुन के आते हैं, राज्यसभा में राज्यों का स्तर पर चुन के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, और राज्यों की जो प्रतिनिधित्व भी वो करती है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन में देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है और किस तरीके से सरकार बनाई जाती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे इस तरीके से जो दिया गया है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को नहीं जानना है। कुछ कुछ पार्टियाँ वगैरह है जो यहाँ पे बताई गई है, जो हम लोग के काम की नहीं है, बहुत पुराना हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर क्षेत्र से निर्वाचन होकर के जो लोग आते हैं उसके बाद वो वहाँ पे क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, और इन सांसदों को मिला करके संसद बनती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को क्या क्या काम होता है। तो संसद को जो काम होता है वो यहाँ पे हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना भी किसका काम है? तो ये सांसद के चुनाव के बाद का काम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। पहला जो यहाँ पे राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। तो संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिल करके बनती है संसद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद संसद की जो एक सूची बनाया जाता है, उसके बाद इससे पता लगाया जाता है कि किस राजनीतिक दल को कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल बनाता है या बनना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्य में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो सरकार जो है, जो कार्यपालिका होगी वो पूरे संसद में होगा। इसके विषय में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि सबसे पहले कि भारतीय संसद में जो होते हैं यहाँ पे कि दो सदन होते हैं। पहला एक तो राज्यसभा हो गया, दूसरा लोकसभा हो गया। उसके बाद में ये एग्ज़ाम में फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है कि संसद कितने ने चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो तीन चीज़ों से मिलके बनी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देना चाहती हूँ। एक लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, और तीसरा जो है वो प्रेसिडेंट है। ये तीनों मिल करके क्या बनती है? संसद बनती है, संसद में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी बिल लाया जाता है तो पहले लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा से पास करवाया जाता है, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट से साइन होकर के आता है तो वो फिर जो है वहाँ हमारा लॉ बन जाता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में लागू होता है, और हम लोग उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखते हैं कि सांसद जो है हमारा वर्क करती है सांसद। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में भी जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं पॉलिटी की क्लास में, फिर भी इसमें देखना चाहेंगे तो 6th क्लास के वीडियो में आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में लोकसभा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा में जो सीट्स होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो 545 होते हैं, जो कि 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं, और दो जो होता है वो प्रेसिडेंट उसको मनोनीत करते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा के में सभी किसी भी दल के पास जो है वो 272 सदस्य होना चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि 50% जो है उसको होना चाहिए। अगर वो सरकार बनाने के लिए उस पार्टीज़ के पास अगर 272 सदस्य नहीं है तो वो सरकार नहीं बना पाएगी। तो उसको एक और पार्टी के साथ मिल करके जब वो सदस्य बनाती है, दोनों मिल करके जब वो 272 ले आएगा तब हम इसको गठबंधन कहते हैं। तब उसके बाद में ये गठबंधन वाली सरकार कहलाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी मिल करके बनी है। तो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले देश या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले भी सभी राजनीतिक का विपक्षी दल भी कहलाता है। तो जो गठबंधन नहीं बना रहा है उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे
अब जो यहाँ पे फ्रेंड जीत करके आएगा वही लोकसभा का मुखिया होता है, मीन्स जो पीएम होते हैं वही यहाँ पे कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, अब वह जो प्रधानमंत्री है जो अपने सांसद में से जो अपने अपने सांसद का मतलब ये हुआ कि जो बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि होते हैं उनके सांसद जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो मंत्री का चुनाव करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये सभी मंत्री मिल करके एक सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाएंगे और इन्हीं को हम लोग कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका में इनके अलावा और भी जो है मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ठीक है, ऑफिसर भी आते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे गठबंधन सरकार जो है उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्री का चुनाव करते हैं, फिर जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसला को लागू करता है वे जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, विभिन्न तरह के सरकारी कार्य का जिम्मा भी संभालते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के बारे में बात कही गई है। फिर उसके बाद में राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तब जो सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि राजनीतिक दल मिल करके एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं जिससे कि उनमें मुद्दों पर काम करते हैं। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे सचिवालय को दिखाया गया है, जो ये केंद्र सचिवालय है। इसमें दो तरह के बिल्डिंग्स को दिखाया गया है, जो कि एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1930 में हुआ था और जो ये ब्लॉक है इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं और जो दायां ओर है ये जो है नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित रहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का क्या काम है। तो राज्यसभा का जो काम है तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा जो है वो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी कानून पास होना है तो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से आवश्यक हो जाता है। फिर राज्यसभा जो होता है वो कभी कानून बनाने के लिए पास भी करती है और इसके अलावा जो है वो राज्यसभा में कोई कानून आता है तो उसके बाद संशोधन भी कर सकती है। अगर उस सदस्य को ऐसा लगता है तो विचार भी दे सकती है और कुछ जो पास भी कर सकती है। तो राज्यसभा में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कुल सदस्य जो होती है वो कितने होती है, 245 होती है। तो जो कि 233 जो होता है वो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे अब ये यहाँ पे जो 233 है ये अलग अलग राज्यों के विधानसभा से आएंगे। अब जो विधानसभा है फ्रेंड्स वो जो है वहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया है, तो उसके विधायक जो है विधायक लोग चुन करके अपने अपने राज्य से सांसद को भेजते हैं। तो ये तरीका होता है राज्यसभा का। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो ये काम भी जो होता है वो सांसद का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं कि संसद का काम कैसे होता है। जब भी सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद में जो है अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्नकाल जो है काल से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रश्नकाल में ऐसे होता है कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी और जिस पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बनी हुई दोनों पार्टी आमने सामने बैठते हैं और अपोजिशन पार्टी जो है वो जो मेजोरिटी वाली सरकार है उससे सवाल करती है कि आपने जो इस क्षेत्र में काम किया है कितना किया है, ये जो धन आया है ये कहाँ से आया है, आपने किस किस तरीके से धन निकाल के काम किया है, फिर इस क्षेत्र में जो पानी की सुविधा नहीं है क्या आपने पानी की सुविधा दी है या नहीं दी है। इस तरीके का सवाल जवाब जो है वो अपोजिशन पार्टी वाले मेजोरिटी वाले सरकार से करते हैं और इनको जो है इसका जवाब देना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अब इसके बाद में आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो बहुमत प्राप्त वाला दल है वो दल में से प्रधानमंत्री या मंत्री उनसे सवाल पूछा जाता है देश के विषय में। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में विशेष में सवाल पूछेंगे कि बताइए आपने क्षेत्र में क्या काम किया, तो पानी की जो समस्या थी क्या आपने सुधार किया नहीं किया, इस तरीके का सवाल जवाब जो है वो करते हैं। तो आगे वो किस तरीके से करते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, आगे कौन सा काम करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो पूरी सांसद के नियंत्रित कर रही है। ठीक है, जो कार्यपालिका जो है कार्यपालिका को जो संसद है वो नियंत्रित करती है और सवाल के माध्यम से उसको अगर कोई सांसद है वो पूछते हैं कि मेरे क्षेत्र में जो काम पानी की समस्या है वो पानी की समस्या जो होगी उसके बारे में क्या किया, तो सरकार को अगर पता था
तो काम हो रहा है तो आज जानकारी देती है। अगर किसी कारण में सरकार को जानकारी नहीं होता है तो सरकार को पता चल जाता है और उस क्षेत्र में सरकार जो है आगे काम करती है। जो विपक्षी दल के जो सरकार होते हैं वो सरकार के जानकारी भी देते हैं कि आप इस विषय में सरकार में काम कीजिए, और जो विपक्षी दल होते हैं वो उसको एक तरह से मार्गदर्शन भी दिखाते हैं कि आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है तो आगे इस क्षेत्र में काम कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि से जो अपोजिशन पार्टी होते हैं वो सरकार का एक तरह से ध्यान एकत्रित करती है, ध्यान दिलाती है कि आपने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है, आपने यहाँ पे काम नहीं किया है तो आप यहाँ पे काम कीजिए। इस तरीके का सरकार का भी ध्यान आगे की ओर दिखाती है। इस तरीके से सरकार जो है अगर कुछ मन मर्जी का अगर कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरीके से जन समर्थन लोगों का होता है। लोग जो होते हैं सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आपने जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये एक तरह का प्रश्न है जो कि हम लोगों को नहीं देखना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार जो है प्रश्न जो है वो सांसद में किस तरीके से पूछा जाता है। सरकार को भी एक महत्वपूर्ण फीडबैक मिल जाता है कि किस तरीके से जो है काम चल रही है हमारे स्टेट में। तो सरकार में जो होती है वो चुस्त रहती है, और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामले सांसद की मंजूरी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण होती है, और वह उन तरीकों में से भी एक होता है जिनके माध्यम से सरकार संसद को नियंत्रित करती है। तो संसद जो होता है एक तरीके से किसको नियंत्रित कर रही होती है, सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है और उसको सूचित भी करती है। तो जो जनप्रतिनिधि होती है उसके रूप में सांसद को भी नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है, और सूचित करने में सांसद को एक अहम भूमिका निभाती है। तो यह एक तरह का भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है जो कि सांसद करती है। अब क्या काम है, दूसरा काम है यहाँ पे कानून बनाना। तो कानून कौन बनाती है, तो वो संसद बनाती है। तो संसद का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि कानून बनाना। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संसद में ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं वो लोग। तो सांसद जो होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ये जो है हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे। अब हम लोग आज का जो है वो अंतिम टॉपिक है कि संसद में कौन लोग होते हैं, ठीक है, और फिर कौन कौन लोग जो बैठते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत की, तो भारतीय लोकतंत्र जो होती है इसमें लोगों का शासन होते हैं। इसमें लोग जो है वो डायरेक्ट शासन नहीं कर सकते हैं, लोग जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिनिधि मूलक भी लोकतंत्र भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्सर यह होता है कि प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र होता है ये पूरी तरीके से अपने समाज में प्रतिबिंबित नहीं कर पाते, एक तरह से प्रतिनिधि नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पहले क्या था कि जो अच्छे लोग होते, जो पढ़े लिखे हुए होते, बुद्धिजीवी होते, तो वही सांसद में प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अब अपने देश में विविधता है, अन्य तरह लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, दलित है, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला है, ये सभी है, इन सभी का प्रतिनिधि संसद में नहीं है। तो जो कानून बनेगा वो कैसे सबका भला करेगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हमारे संसद में विविधता बढ़ गई, अनेक तरह के लोग जो हमारे संसद में आ गए हैं, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, सभी लोग हमारे क्लास में, चाहे वो दलित हो चाहे वो पिछड़े हो, सभी लोग हमारे संसद में आज शामिल हैं। तो अल्पसंख्यक है, महिला के विशेष में अगर कहा जाए तो महिला आज भी जो है वो बहुत कम है हमारे संसद में। तो देखिए बात बताया जा रहा है कि अगर संसद में किसी एक समूह का जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मान लीजिए कि संसद में किसी एक सांसद का नहीं है, बहुत अधिक हो गया, तो वहाँ पर जो फैसला जो लिया जाएगा वो अपने हित के लिए बनाएंगे जिस समूह में सांसद है। इस तरीके से क्या होगा कि देश के किसी खास लोगों के लिए कानून बन जाएंगे, जबकि जो विविधता में लोग थे उनके लिए कानून बनाए हैं। इससे जरूरी है कि सांसद में सभी समूह का प्रतिनिधित्व हो, कुछ ग्रामीण, कृषि भूमि, कुछ दलित भी हो, पिछड़े भी, अति पिछड़े भी हो, अल्पसंख्यक में महिलाएं भी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया, जिसका कानून के अंतर्गत आरक्षण दिया गया, और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को भी बताया जा रहा है, जिसको कि आरक्षित सीटों को एससी और एसटी के लिए, ताकि किसी खास क्षेत्र के लिए निश्चित हो जाए कि एससी और एसटी संसद में जाएंगे और उनका भी प्रतिनिधित्व अच्छा हो पाएगा, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे संसद में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे एक दिया गया है, पिक्चर में देखेंगे कि जो आदिवासी जाति के जो उम्मीदवार है यहाँ पे जो बताया गया है वही जीते हैं और उनकी उचित हिस्सेदारी है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा से अच्छी तरीके से संसद में उठा सके। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सीट के आरक्षण का पेश किया गया है। इसमें सवाल अभी भी बहस जारी है, जो कि 7 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी और आज भी 11% से ज़रा भी ऊपर ही पहुँच पाई है। तो इस बात से हम ध्यान दे सकते हैं कि आधी आबादी औरत की है। यह साफ हो जाता है कि उस संसद में बहुत कम जगह उनको मिल रही है। तो यहाँ
तो इस तरीके से यहाँ पे ये मुद्दों की वजह से हमारा देश में भी एक मुश्किल अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि है या नहीं है? ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत की ओर से भारत में उन लोगों की आस्था में झलकती है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं फ्रेंड्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि स्वीकृति, स्वीकृति का मतलब वो होता है कोई भी चीज़ पर सहमति देना। जैसे कि लोकसभा कोई बिल लाई और उसके बाद वो स्वीकृति दे दी, वो अब फिर बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा वो स्वीकृति दे दी, पास कर दी, अब वो बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट भी उस बिल को स्वीकृति दे देगी, तो उसके बाद देने के बाद वो क्या बन जाएगा? एक लॉ बन जाएगा, अमेंडमेंट बन जाएगा, उसके बाद हमारे कंट्री में लागू किया जाएगा। तो उसको स्वीकृति कहते हैं। गठबंधन का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार अगर मेजोरिटी में नहीं है, नहीं बना पाई है, तो एक से ज़्यादा पार्टीज मिल करके जो बनाती है सरकार, उसको गठबंधन कहते हैं। अनसुलझे का मतलब ये होता है कि परिस्थिति जहाँ समस्या का कोई आसान समस्या उपलब्ध नहीं होता है, उसको कहा जाता है। अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।